हो गया। हाँ, गुड। रोटेट योर डिवाइस। रोटेट सीधा ही करना पड़ेगा। फोटो को चेक कर लो। हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। सुबह की नमस्कार। मैं सागरमल धायल एट प्रेजेंट बॉक्सिंग कोच, इंडियन रेलवेज, भारतीय मुक्केबाजी की महिला टीम और अंडर 14 का चीफ कोच। महाराणा प्रताप अवार्डी 1988, गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी 2016 और गुरु वशिष्ठ अवार्डी 15-16। मैं राजस्थान का एकमात्र मुक्केबाज रहा हूं जो 5 बार का नेशनल चैंपियन, 2 बार ऑल इंडिया इंटरनेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल में सबसे बड़ी जो मेरी हाईएस्ट अचीवमेंट है वो एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट कम ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल इन 92 बार्सिलोना। मैं आज क्योंकि मेरे को आप ये जो टैगोर स्कूल है इन्होंने मेरे को इनवाइट किया है, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से संबंधित हूँ तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताऊँगा। स्पोर्ट्स में कोई खामियां तो होती नहीं, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में बताऊँगा। जीवन में इसका स्पोर्ट्स का क्या महत्व है। और क्योंकि मेरी तो पूरी लाइफ ही स्पोर्ट्स में गुजरी है। जब मैं 4th क्लास में था, जब डिस्ट्रिक्ट खो खो खेलने चला गया था। अभी मैं 52 साल का हूँ, तो 52 साल में पूरा ही 52 साल मैंने अपने खेल में दिया है और खेल से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ पाया है। इसके अलावा मेरी जो एजुकेशन है, मैं पहले बीएससी का स्टूडेंट था। काउंट स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल थी, सीकर की टॉप स्कूल थी, उसको मैंने साइंस मैथमेटिक्स में टॉप किया है 70%। और आज तो खैर वो 70% कुछ नहीं, 102% भी बच्चों को या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कम लगता है। लेकिन उस ज़माने में मैंने 70% लेकर के साइंस मैथमेटिक्स में वो स्कूल टॉप किया था मैंने। उसके बाद में मैं महाराजा कॉलेज में आया। महाराजा कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर साइंस मैथमेटिक्स किया। लेकिन क्योंकि उसी साल मैं बॉक्सिंग से कंसर्न हो गया, तो बॉक्सिंग अंडर 17 ईयर्स में मेरे को नेशनल चैंपियन बनने का मेरे को मौका मिला। तो नेक्स्ट ईयर फिर मेरे को वापस छोड़ करके फिर मैं सुबोध कॉलेज से मैंने बीए किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिर एमए किया। और एमफिल में मैंने एडमिशन ले चुका था, लेकिन क्योंकि मेरी भी उसमें जॉब लगी थी तो फिर मेरे को एमफिल करने का आगे मौका नहीं मिला और मेरे पास टाइम नहीं था। उसके बाद में मैं एक डिप्लोमा होता है कोचिंग का, वो किया। 94 में पास आउट हूँ और ओवरऑल उसमें मैं टॉपर हूँ। एक तो ग्रुप टॉपर होता है खुद का गेम का, एक पूरे सारे गेमों में टॉपर होता है। तो मैं एलाइड साइंस भी होती है उसके अंदर, और जो इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स होता है उसमें, तो ओवरऑल मैं एनआईएस का टॉपर था 94 में। अब क्योंकि मैं पहले कबड्डी का नेशनल प्लेयर था काउंट में, काउंट स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल थी, तो वहाँ मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज होगी। हालांकि मैं स्पोर्ट्समैन तो जन्मजात ही था, लेकिन उसके बाद में क्योंकि वहाँ मैं हॉस्टल में रहा तो वहाँ मेरा फिजिक और स्टडी वगैरह दोनों ही चीज़ें मेरे को ग्रोथ करने में बहुत ही वहाँ रहा। तो मैं आज भी काउंट का और काउंट वासियों का और काउंट स्कूल का शुक्रगुजार हूँ। कभी भी मेरे को वहाँ कोई ज़रूरत पड़ती है, यदि मेरे को कुछ छोड़ के भी जाना पड़ता तो मैं आज मेरे को बुलाते तो वहाँ जाता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने वहाँ से बहुत कुछ पाया है। और उसके बाद में मेरा जो डायरेक्शन है, चाहे वो एजुकेशन का हो ये हो, तो वहीं से ही लोग बात करने लगे थे यार ये कुछ ना कुछ आगे कुछ ना करेगा। वहाँ कि भाई ये इंजीनियर भी बनेगा और प्लेयर भी बनेगा। तो वहाँ से स्कूल नेशनल खेला 2 बार। उसके बाद में मैं जयपुर, जैसे आपको बताया कि यहाँ जो कॉलेज है महाराजा कॉलेज में लिया, क्योंकि स्पोर्ट्समैन तो था ही
और उसके आसपास की कॉलोनी जयपुर कॉलोनी, वहाँ हमने मकान किराए में लिया और एसएमएस स्टेडियम के पास में, तो वहाँ आने लगे। तो पहले तो वॉलीबॉल खेला, फिर उसके बाद में क्योंकि ये कबड्डी दूसरे स्टेडियम में होती थी, वहाँ होती नहीं थी। उसके बाद में मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया। एथलेटिक्स स्टार्ट करने के बाद में क्योंकि हमारे कोच साहब थे मूल सिंह जी, तो वो बॉक्सिंग सिखाते थे, तो सडनली बस ऐसा स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैं उसके ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैंने अगस्त में बॉक्सिंग स्टार्ट की और अक्टूबर तक मैं स्टेट चैम्पियन और नेशनल चैम्पियन दोनों मिल गया, मतलब दोनों बन गया। मैं ये बताऊँ आपको, तो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने, मतलब 2.5 महीने के अंदर मैं नेशनल चैम्पियन बन गया। तो ये कोई जिसको आप तुक्का नहीं बोल सकते, और ये एक मौका था। और मैं हार्ड वर्क था, फिजिकल फिट तो था ही पहले, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन था, तो वो मेरे को अचीवमेंट मिला। उसके बाद में फिर मैं जूनियर नेशनल चैम्पियन और फिर सीनियर नेशनल चैम्पियन, फिर आगे चलता गया। तो मेरे को जो साइंस का सब्जेक्ट था वो भी मेरे को छोड़ना पड़ा, और मैं इधर जो मेरा 100% डेडिकेशन था वो मैंने उसमें लगा दिया। अब क्यों कि मैं वापस टैगोर पब्लिक स्कूल के मुद्दे पे आता हूँ। टैगोर पब्लिक स्कूल के मुद्दे पे और आज मैं स्पीच देने का मेरा इस स्कूल में आप सभी बच्चों को इसलिए है कि यदि कोई जीरो लेवल पे सुविधा है या नहीं है, तो फिर वहाँ तो किसी को बताना कोई मतलब नहीं है। मैं बोलूँ भाई आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास में कोई सुविधा ही नहीं है, न पैसे की है, न कोई इक्विपमेंट की है, न कोई आपका फ्यूचर है, तो फिर वो उसको ज्ञान बांटने का उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में फील्ड होता है, और मैं कम से कम 100 स्कूल में गया हूँ, लेकिन टैगोर जो ग्रुप है उसमें मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये लगी कि सरकारी स्कूलों की तरह वहाँ खेल के ग्राउंड्स हैं। तो वो खेल के ग्राउंड्स हैं, तो मेरे को ये लगा कि भाई यहाँ से प्लेयर निकल सकते हैं, सारे सब कुछ हैं। और मेरे कई रिश्तेदार भी ऐसे थे जो टैगोर जो ग्रुप में वो पढ़े हुए थे, सारा सब कुछ है। स्पोर्ट्समैन भी थे, वो थे, क्योंकि थोड़ा सा अपने राजस्थान में स्पोर्ट्स का कल्चर कम है। और अभी लेकिन क्योंकि सबके हो गया कि भाई ये जो स्पोर्ट्स एक ऐसी सेक्टर आ गया है, या ऐसा एक विषय है जिसमें अपना लाइफ आप बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो इसका एक कारण यही था। तो मैं सबसे पहले तो जो टैगोर ग्रुप है और पीडी सिंह जी है, उनको बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक वो ये बहुत समाज सेवा मान लो, देश सेवा मान लो, जो एजुकेशन तो है ही है, उसके बाद में स्पोर्ट्स में भी वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं, सारा सब कुछ है। 2-3 बार मैं उनके इंस्टीट्यूट में अलग अलग जगह मैं गया भी हूँ, और वहाँ बच्चों ने अच्छा उन्होंने वो परफॉर्म भी किया है। और इसीलिए मैं आपको भी मतलब ये इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आप लोग इसका इंस्टीट्यूट का फ़ायदा उठाएं। एजुकेशन तो साथ साथ है ही है, उसके साथ में आप जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स या उसमें प्रोफेशनल भी जाना चाहते हैं, और आपके जो टीचर्स हैं वो देखते हैं कि भाई अच्छा निकलेगा, तो आप अपना वो डाइवर्ट दोनों। लेकिन एजुकेशन तो साथ साथ चलती है। मैं पहले आपको एग्जांपल दे चुका कि मैं एशियन मेडल्स होने के बाद में ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया, उसके लेवल का होने के बावजूद भी मैंने जो मेरी एजुकेशन वो बताई। तो ये एक बहाना नहीं होना चाहिए कि भाई स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों साथ नहीं जा सकते, बहुत ही साथ साथ चल सकते हैं, और दोनों में ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी स्पोर्ट्स एक वर्ल्ड वाइज एक ऐसी सब्जेक्ट हो गया कि हर आदमी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, इसलिए कि एक तो इसमें फ्यूचर बनाने का, जॉब का, जब चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, जो भी बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनका मेन मकसद ये होता है कि अपना फ्यूचर बनाना। फ्यूचर का मतलब जॉब होता है। जॉब के साथ में उसके साथ में यदि हॉबी भी हो, जॉब भी है और हॉबी भी हो, तो फिर तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे मेरी हॉबी ज़िंदगी में खेलने और खिलाने की थी, तो पहले खेलने की थी, मैं पहले खेला और अभी मैं सभी को खिला रहा हूँ। तो मैं अपने आप को मतलब आज मैं आप लोगों से एक सबसे पहले ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरी मेंटलिटी है या जो मेरा इमोशंस हैं, वो एक 10, 12 या 20 साल के बच्चे से ऊपर उठा ही नहीं है। क्यों कि मैं 52 साल का हो गया, तो 52 साल तक, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो 5-7 साल तो वैसे ही अपने पैर फेंकता है, हाथ फेंकता है, तो क्योंकि फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके।
कोई भी अलाइव होता है। तो मैं तो मेरी पूरी जो अभी तक की जो लाइफ है उसमें खेल में ही गुजार दी। तो खेल में गुजारने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को 20 साल से मेरे चाहे वो एज के अनुसार मानो, चाहे फिजिक के अनुसार मानो, चाहे सोच के अनुसार मानो, मैं उसके ऊपर निकला ही नहीं। तो इसके बड़ा और क्या चाहिए कि आपको खेल खेलने के बाद में, आपको अचीवमेंट लेने के बाद में आपको लोग जानते हैं, आप ग्लैमर में आ गए, ठीक है, और उसके उपरांत आपको खेलने के पैसे आपको गवर्नमेंट दे रही है या आपको जॉब है, ठीक है, या खिलाने के आपको दे रही है, तो आपकी हॉबी हो रही है सारा सब कुछ। मैं 30 साल की मेरी जॉब हो गई और 2 साल पहले थी 32 साल की जॉब तो मेरी हो चुकी, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई कुछ किया ही नहीं कि भाई मैं किसी ऑफिस में बैठा हूँ या कुछ कराऊँ, क्योंकि पहले खेलता था और फिर मैं इसमें भी मेरा मतलब टॉप पे गया। तो एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि जो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है स्पोर्ट्समैन को, कि वो एक तो कभी बूढ़ा नहीं होता है सोच से। और ये जो बुढ़ापा होता है ना, वो हमेशा सोच से होता है, अरे नहीं यार वो भी मैं 50 का हो गया तो भाई नहीं मेरे तो ये इतने जो काम थे, मैंने बेटे की शादी के लिए मकान बना लिया भाई, बस चल रिटायर्ड हो गया। तो कभी भी जो आदमी होता है ना, वो एज से रिटायर्ड नहीं होता है, वो दिमाग से रिटायर्ड होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो सोचता है कि मैं 52 साल का हो गया, वो एक नंबर में गिनता है सारा सब कुछ। लेकिन ये स्पोर्ट्समैन के साथ नहीं है। आप मेरे साथ में नहीं, आप दूसरे भी देख लो, कोई भी स्पोर्ट्समैन देख लो, चाहे कपिल देव वो देख लो, मैरी कॉम देख लो, आज कितने साल से वो खेल रही है। चलो वो तो हमसे बहुत छोटी है, हमारी चेली भी है, लेकिन जो रिटायर्ड हो गए आप उनको भी देखो। तो एक स्पोर्ट्समैन बनने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि आप ज़िंदगी भर जिंदगी जवान रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा खेल के से एक आदमी में क्या क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी तो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते, सभी कलेक्टर नहीं बन सकते, और सभी IAS या IPS जो भी इंजीनियर वगैरह, डॉक्टर वगैरह है, या कोई भी जो वो टेक्निकल है, या टीचर्स हैं, या कोई भी वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, तो सभी एक सेक्टर में नहीं जा सकते, कि सबका डिवाइडेशन होता है उनके चॉइस के अनुसार और उनकी मेहनत के अनुसार। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि सबको करनी चाहिए। आप चाहे स्पोर्ट्स के हिसाब से अपना फ्यूचर बनाए चाहे नहीं बनाए, आप उसके अनुसार जॉब पाएँ चाहे नहीं पाएँ, लेकिन एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि आपको कई मुद्दों पे आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि ज़िंदगी के अंदर जो भी आप कोई निर्णय लेते हैं, सारा सब कुछ है, तो वो चीज़ सबसे पहले तो वो सिखाती है आपको अनुशासन, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मैं आपको ये दूं कि मैं जब 16 साल का 16 और 17 के बीच में था, जब मैं नेशनल चैंपियन बन गया था, उसके बाद में मैंने 10 साल तक, मैं गांव का रहने वाला हूं, रूरल एरिया का, खाटू श्याम जी के पास मेरा गांव है। तो अब आप देखो उस ज़माने में मैंने कोई फंक्शन, चाहे वो शादी हो, चाहे अपने जैसे बोलते हैं कि भाई सिस्टर के ससुराल में शादी होगी, बारात हो, या कोई समावनी हो, या और कुछ हो, तो मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया, वो सिर्फ मेरे को गोल सिर्फ बॉक्सिंग दिखाई देती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इवन एक हमारे गांव की जो हमारी सिस्टर लगती थी गांव की, वो यहाँ वो नेशनल प्लेयर थी। तो जब वो आती थी SM स्टेडियम में, जब वो वहाँ होता था, जब वो जाती थी, जब वो वहाँ होता था, तो वो बोलती सागर तू यहीं से होता क्या। तो लोग बाग और मेरे दूसरे जो कोच थे, जो साइड के कोच थे, वो कहते यार ये लड़का मेंटल हो गया। नहीं, वो आज मेरे को मालूम है, जब मैं कोच हो गया, वो एक ज़िंदगी में एक कुछ कि चाहे आप कुछ भी करना चाहिए, जब तक दिल में आपके आग नहीं होगी आप कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो आग का दिया है वो आपके दिल में होना चाहिए, और उसके अनुसार ही आपको फिर जो आपका फील्ड है या जो आपकी मेहनत है उस पर आपको रन करना चाहिए। और यदि वो आग रहेगी तो आप रन करेंगे, नहीं तो यार चलो आज कर लिया, परसों कर लिया। आते हैं हमारे पास में बहुत बॉक्सर आते हैं, सारा सब कुछ है, तो हर आदमी तो बॉक्सर नहीं बन पाता। हर आदमी कुछ मतलब जब तक वो आदमी उसके पीछे 100% डेडिकेशन नहीं देगा, जब तक वो कुछ भी नहीं बन सकता। लेकिन अब आप स्पोर्ट्स का चाहे आप प्रोफेशनल हिसाब से करते हैं चाहे नहीं करते हैं, लेकिन हर आदमी को हर लेडी को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करनी चाहिए फिजिकल फिटनेस के लिए। वो मैं आपको इसके कई कारण बताता हूँ। वो इसलिए है कि सबसे पहले तो स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन आता है कि सुबह मेरे को 6 बजे उठना है तो उठना है। इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे को 5 बजे बाद में नींद नहीं आती,
अब कई बच्चे इसको लेंगे नेगेटिव, नहीं बेटे इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैं कहीं जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं 5 बजे बाद में 35 साल हो गए मेरे को 5 बजे उठ के ग्राउंड में जाते हुए, तो बॉडी में एडिक्शन हो गया। एडिक्शन अगर आप समझते हो कोई नशा करता है, जब तक वो नशा नहीं लेता उसके ये होता है कि भाई वो बेचैन रहता है। तो यही एक स्पोर्ट्समैन का एडिक्शन है कि जब तक वो ग्राउंड में नहीं जाएगा तो उसको ये लगेगा मैं गया नहीं हूँ। ठीक है, तो वो सुबह का जो 5 बजे का हमारा टाइम है वो फिक्स है, बॉडी के अंदर ऐसा एक सेटअप हो गया कि 5 बजे उठना है। अब 5 बजे आदमी उठेगा तो वो 10 बजे पहले सोएगा, क्योंकि 12 बजे सोएगा तो 4 घंटे 5 घंटे में उसकी नींद नहीं होगी। तो कहीं भी कोई फंक्शन हो या और कहीं अपना काम हो तो वो हमेशा मेरे ये लगती है कि नहीं मेरे को जाना है। अब मैं 10 बजे सोऊंगा तो 8 बजे 9 बजे पहले मेरे को खाना खाना पड़ेगा। तो वो अपने आप किसी के बिना दबाव बिना कुछ बताए, बिना कुछ टीचिंग किए हुए अपने आप बॉडी डिसिप्लिन में हो जाती है। कहीं भी जाते हैं हम जाने नहीं भाई मेरे को सोना है, मेरे को सुबह उठना है। तो वो एक बॉडी जो का सेटअप है, जो नेचर है वो डिसिप्लिन में हो जाता है। तो सबसे पहले तो जो स्पोर्ट्स के अंदर है वो डिसिप्लिन है, मतलब वो अपने आप ही जागृत हो जाता है, या वो बॉडी में जनरेट हो जाता है, या वो दिमाग में अपने आप ही सेटअप हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स करने से जो भी आप वर्कआउट करते हैं आपकी जो फिजिकल जो फिटनेस है वो आती है। तो फिजिकल फिटनेस आप सुबह सुबह कभी भी आप देखो, सुबह आप वॉकिंग करके या जॉगिंग करके या रनिंग करके फिर एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा दिन आपका ऐसा चार्मिंग होता है कि वो कोई भी जो आप काम करते हैं तो सारा सब कुछ। अब एक तो सुबह 5 बजे उठ गए, आप 6 बजे का कीजिए, 5 बजे नहीं उठते तो 6 बजे उठिए, तो आपकी बॉडी पूरे दिन तक ऐसी चार्मिंग रहेगी। काम करने के जो आपकी एनर्जी जो लेवल है वो आपका हाई रहेगा। आप जब शाम को आप उसका एवोल्यूशन करेंगे, यार आज तो मैं इतना काम कर गया मेरे को मालूम नहीं है, वो इसलिए कि आप फिजिकल फिटनेस है। अब दूसरी बात, फिजिकल फिटनेस अपने आप ही मेंटल जो फिटनेस है वो लाती है। वो क्यों आता है कि आपको चलना कि यार मेरे को 5 किलोमीटर आज मेरे को बस नहीं मिली या मेरे पास कार नहीं है, मेरे को 5 किलोमीटर जाना है। वर्कआउट नहीं किया हुआ कोई बंदा वो सोचेगा नहीं यार 5 किलोमीटर मैं कैसे जाऊँगा। जो सुबह वॉकिंग करता है या रनिंग करता है या फिजिकल एक्सरसाइज करता है या जिम में जो भी करता है वो सोचता नहीं यार मैं तो करता हूँ ना, मैं 5 किलोमीटर जाऊँगा। तो वो कहाँ मार कर रहा है, वो आपका मेंटल जो लेवल है अपना बढ़ा दिया कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ। तो वो जो आपकी जो मेंटल लेवल है वो उसको हाई लेता है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते हैं, जैसे पहली क्लास में हुआ, दूसरी हुआ, तीसरी हुआ, तो जो डिग्री वो कॉम्प्लेक्स है वो अपने आप ही उसमें इंक्रीज होती जाती है। ऐसे ही आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं या स्टेट खेलते हैं, ये खेलते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप गए और पहले डिस्ट्रिक्ट खेल लिया फिर स्टेट खेल लिया जीतते गए। जो आज आपने खेला वो एक खेल ही ऐसी चीज़ है जो रोज़ हार जीत होती है। वहाँ आपको एजुकेशन में तो आप हो सकता है कि आपकी प्री एग्ज़ाम हो या एनुअल एग्ज़ाम हो तो मुश्किल से मेरे साल में 2 या 3 बार आप अपने आप को एवोल्यूशन करने का मौका मिलता है। ठीक है, लेकिन एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि ग्राउंड में रोज़ आना पड़ता है, रोज़ compete करना पड़ता है। आपका जो अपोनेंट है उसको उसमें आपको चाहे वो एक ऑफिशियली वो टूर्नामेंट नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो आपके साथ वाला जो प्लेयर है वो आपका अपोनेंट है तो आप अपने आप एवेल्यूएट करते हैं कि मैं आज इससे बेटर किया कि नहीं किया। आपका कोच बताता है कि नहीं आप आज ने इससे आप लोअर थे या उससे अपर थे। तो वो देखो आप रोज़ आपको रिजल्ट मिलता है, रोज़ वहाँ एग्ज़ाम देती है आपको देनी पड़ती है और रोज़ आपको कभी हारना पड़ता है कभी जीतना पड़ता है। अब आपको आपके कोच ने वहाँ कह दिया कि भाई आप तो हार गए तो आपको बड़ा ऐसा फील हुआ है कि यार मैं हार गया। तो लेकिन दूसरे मोमेंट में आप ये करेंगे मैं आज हार गया तो पूछेंगे कि सर मैं आज कैसे हारा, यार आपका जो टेक्निकल पॉइंट ये था या फिजिकल अनफिट थे ये था, जो भी उसका रीज़न था वो आपको बताया जाएगा। तो आप जो हारने का टेंशन जो है वो उसको भूल करके
और जो आपके पास में जो कमी है उसको सुधारने के लिए आप अपना दिमाग लगाएंगे। यार मैं कल जो है ना मेरे में ये कमी थी, या तो टेक्निक में थी, या कोई वो फिजिकल फिटनेस में थी, या मेरा कोई अटेंशन नहीं था, या कंसंट्रेशन नहीं था, इसकी वजह से नहीं हुआ। तो आपका दिमाग उधर डाइवर्ट हुआ है। अब ये डाइवर्ट होने का मतलब आपका ऑटोमेटिकली जो आपका मेंटल जो टफनेस है तो बढ़ गया। आज कल आज कल आज कल रोज हार जीत से आप एक इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप टॉप लेवल पे भी कभी आपको ऐसी किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है तो आप उसको बिल्कुल ही आसानी से उसको सहन करके और उसका मुकाबला कर सकते हैं और उसकी में जो भी गलती हैं उसको निकाल सकते हैं। तो एक जो स्पोर्ट्समैन है वो फिजिकली तो उसका है ही है, वो तो फिटनेस हो गया होगा, लेकिन उसके साथ में साइमल्टेनियसली अपने आप ही उसका जो मेंटल फिटनेस जो है सबसे हाई होता है। तो आपने इसका मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि किसी भी स्पोर्ट्समैन ने आज तक असफलता पर कभी भी अपने आप को हार्म नहीं किया। अब कभी भी अपने आप की चाहे वो हाथ की नसें नहीं काटी, या अपने आप को कहीं वो सुसाइड के लिए तैयार नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन एजुकेशन में ऐसा है, वो इसलिए हो गया कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे वीक हैं, वो बच्चे वीक नहीं है, लेकिन उनका फिजिकल फिटनेस नहीं है तो उनका मेंटल फिटनेस भी नहीं है। वो सोचता भाई ज़िंदगी तो बिना मैं आपको ये कहता हूँ कि जीत के साथ तो ज़िंदगी चलती है, लेकिन हार के बिना ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। यदि कोई संसार का कोई भी ज्ञानी आदमी या कोई बुद्धिजीवी है इसमें मेरे से बहस कर सकता है कि हार के बिना कहीं ज़िंदगी नहीं हो सकती, तो हार को स्वीकार करना चाहिए। जैसे इस दुनिया में एक ही सत्य है, मृत्यु, मतलब आदमी की डेथ जो है ना वो एक ही सत्य है। चाहे आप जब से ये जीव पैदा हुआ है अब तक से लेकर के और पीछे जहाँ तक आप जाएंगे तो जीवन में एक ही सत्य है, सिर्फ मृत्यु। इसी साहब ये जीवन का एक सत्य दूसरा और है कि असफलता है ना, असफलता के बिना जीवन कहीं भी नहीं हो सकता, चाहे वो छोटा असफल हो चाहे बड़ा असफल हो। तो इसको आप पार पाने के लिए हमारे पास में ये सबसे बड़ा औषधि है, ये मेडिसिन है, सारा सब कुछ। और उसमें करना क्या है आपको, ये जो आपका शरीर है इससे आप 24 घंटे तक काम लेते हैं। क्या काम लेते हैं? मैं आज ये काम कर लूँ, मैं आज ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं आज मेरी सिस्टर का काम कर रहा हूँ, मैं आज मेरे पापा ने मेरे को ये काम दे दिया, आज मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ, आज मेरे को होमवर्क है, आज मेरी कहीं एग्ज़ाम है, आज मेरे को कहीं जॉब पे जाना है। तो 24 घंटे तक काम ले रहे हो तो एक तो ये भी बनता है, ये बेचारा शरीर है, ठीक है ना। तो 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो ये खुद भी मांगता है। तो आप 24 घंटे में यदि अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दे सकते तो मेरे विचार में इतना तो इस संसार में कोई बीजी भी नहीं है, या 1 घंटा उसको देने के बाद में ऐसा कोई इस संसार में कोई आदमी नहीं है कि भाई उसके बिना ये संसार रुक जाएगा। तो कम से कम अपने शरीर को, जो नॉन स्पोर्ट्समैन है, जो स्पोर्ट्समैन है उनको तो कहने की बात ही नहीं है, वो तो करते ही करते हैं। जो नॉन स्पोर्ट्समैन है उनको कम से कम, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो नौकरी वाले हों, चाहे वो अधेड़ उम्र के हों, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, उस सबको कम से कम 1 घंटे का वर्कआउट जो है वो अपने शरीर को देना चाहिए। जो हॉर्मोनिंग इस जो शरीर की रिपेयरिंग होती रहे और इससे आप काम लेते हैं, इसे काम ही लेते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। इसको जो है इसको बेचारे को ज़िंदगी भर काम लेते रहते हैं, लेकिन इसको काम लेने के लिए, इसको अच्छी तरह और आगे लंबा काम लेने के लिए, अच्छा काम लेने के लिए उसको आप 1 घंटा दीजिए। अब दूसरी बात है कि खेल के अंदर डिसीजन जो है ना, डिसीजन अभी आप पूरे साल भर स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको पसीना आ जाता है, जो आने वाले क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आ रहे हैं उसको भूल जाते हैं, जो पूरा आता है उसको आधा करके आते हैं। मोस्टली सभी के साथ में ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने बैठ करके मैं हज़ारों जगह स्पीच देके मैं आया हूँ, ठीक है ना। और बड़े से बड़े जो देश के नेता हैं, पीएम के साथ में हम बैठे हैं, बड़े से बड़े जो नेता हैं वो कुछ ना कुछ लिख के लेके जाते हैं, मैं ये बोलूँ और ये करूँ। मैं आपके सामने बैठ करके अभी 5 घंटे तक आपको मैं
जो मैंने किया है वो आपको मैं बता सकता हूँ। वो इसलिए बता सकता हूँ कि वो मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है, किसी से उधार नहीं लिया है, मेरे को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कुछ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है मैं बीच में कुछ भूल जाऊँ, तो मैं कहता हूँ कि आप मेरे से पूछो भाई, मेरे से पूछो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो जो ये निर्णय लेता है स्पोर्ट्समैन, तो वो रोज़ निर्णय लेता है। जैसे मैं बोला ना, हार जीत रोज़ खेलता है, रोज़ करता है, सारा सब कुछ ये है, ठीक है। तो वो उसकी जो डिसीजन जो मेकिंग जो है ना, वो उसकी टॉप हो जाती है। तो वो जैसे आप ग्राउंड में जाते हो और फिजिकल फिटनेस हो, तो आपकी एजुकेशन हुआ या कोई एग्ज़ाम वगैरह दी, तो उसमें भी आप जो अपना निर्णय है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब वो कर सकते हैं। दूसरी बात, ये नशे से आप दूर रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि आप सुबह ग्राउंड में जाते हैं, शाम को ग्राउंड में जाते हैं, तो आपके जो चलो आप तो बच्चे हो, ये बाद में वो समझोगे, जो 30-40 साल का आदमी है, यदि वो शाम को या सुबह कहीं भी निठला बैठा रहता है, तो बस अरे नशे के लग गया, ठीक है। मैं आपको बताऊं, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। शाम को आप 5 बजे अपने ग्राउंड में जाइए, 6 बजे जाइए, ठीक है। 1 घंटे वर्कआउट करेंगे ना, तो आप बिल्कुल नशे को भूल जाओगे। आपको लगेगा यार मेरे को नींबू पानी चाहिए, मेरे को जूस चाहिए, मेरे को फ्रूट चाहिए, आपकी बॉडी मांगेगी, क्योंकि आपने पसीना बहाया है। तो पसीना बहाया तो नहीं तो आपको किसी शराब की लत लगेगी या कोई ड्रग्स की लत है, वो सारी मतलब ये हो जाएगी। तो ये नशे से को भी मतलब दूर रखता है। तो स्पोर्ट्स जो करता है, जो ग्राउंड में रोज आता है, तो वो करीब 100% मतलब इससे दूर रहता है। दूसरी बात, संकट के टाइम पे कोई डिसीजन लेना, उसका मुकाबला करना, तो ये जो उसमें जज्बा होता है कि नहीं मैं जैसे वहाँ ग्राउंड में वो लड़ता है या फाइट करता है, ठीक है, उसी तरह कोई संकट आता है ना, वो तो वो अपने आप का तो मतलब बचाव करता ही करता है, वो साथ का भी करता है। दूसरी बात, इसमें एक जो परोपकारी भावना है, स्पोर्ट्स में जो परोपकारी भावना है कि नहीं यार, वो मैं जो किया है वो दूसरों को भी करना चाहिए। जैसे एजुकेशन के अंदर टीचर जितना ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएगा, उसको लगेगा नहीं कि यार मैं और ज़्यादा मेरी शिक्षा है वो ये करूँ। तो एक स्पोर्ट्समैन का जो मेंटल सेटअप है या इमोशनल जो है, वो दूसरों लोगों की सहायता करने का ज़्यादा होता है कि यार नहीं यार, ये कोई बच्चा है, इसके पास डाइट नहीं है या और कुछ नहीं है, सारा सब कुछ है, तो वो उनकी वो उसमें वो लगा रहता है। मैं नशे की आपको एक मेरा एग्जांपल दूं, मैं एमए प्रीवियस में था राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो मेरे दोस्त थे मैं साथ के, तो मैं यूनिवर्सिटी में सिर्फ या तो जाता था, मेरे को फंक्शन में बुलाते थे जब, और या कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम होती थी या जब मैं जाता था। लेकिन क्योंकि वो मैं स्पोर्ट्स से मेरे को जानते थे सारे सब कुछ, हमारा डीन वगैरह सब कुछ, तो उसमें 2-3, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, 2-3 हमारे जो खास पढ़ने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं यार आज सागर हमारे पास में आओ। तो सोडाला के पास में उन्होंने रूम किराए ले रखा था, अपने घर से वो ठीक ठाक थे, मेरे को बुला लिया। तो मैं स्टेडियम से ही मेरी वो ट्रैक सूट में वहाँ उनके पास चला गया। जा करके मैं सोचा चलो यार आ तो मेरे को बुलाया, तो स्पोर्ट्स मैन तो डाइट की सोचता हूँ, आ तो ये अच्छी आपको डाइट वाइट देंगे। वो बैठे रहे, बैठ करके बाद में उनकी ये ऐसी टेबल थी, टेबल पे किताबें थी, वो एक जो हमारा दोस्त था वो सिगरेट पीने लगा, वो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने कहा भाई ये क्या करो यार, मेरे को बुलाया कुछ खाना खुना का। थोड़ी देर बाद में 1-1.5 घंटे तक तो वो आपस में गप्पे लगाने पड़े। फिर उन्होंने स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी के, फिर उन्होंने ड्रिंक मंगा ली, वो ड्रिंक करने लगे। अब मैं सोचूं यार क्या सारा सब कुछ, 11 बज गए। फिर मैंने उनके रसोई में गया, मेरे को गुड़ मिला था, गुड़ वहाँ गुड़ और गुड़ और एक आधा मटेरियल और था, उसको मिला करके मैं खाया। सुबह सोया वहाँ, और वहाँ से सुबह उठ के 5 बजे मेरा फ्रेश होकर के वहीं से दौड़ के मैं स्टेडियम आया। तो ये अब आप देखो क्यों कि मेरे को डर था यार मैं नहीं सोऊंगा और मैं इनके साथ बैठा रहूँगा तो सुबह टाइम पे नहीं उठूंगा, मैं ग्राउंड में नहीं जाऊँगा, ये जाऊँगा। पढ़ने वाले थे वो आगे जा करके कोई नौकरी भी लगे होंगे अच्छे, मैं ये नहीं करा कि वो नौकरी नहीं लगे सारे सब कुछ, लेकिन वो उनमें से जो आदतें थी वो मेरे में नहीं थी। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को मतलब कभी भी मैं उनको बोलता था भाई तुम लोगों ने छोड़ी नहीं छोड़ी, अरे नहीं, वो फिर मेरे को भाई साहब बोलने लगे जब मैं आ गया ना, भाई साहब अभी, तो उसके बाद में तो हमने सारा बंद कर दिया। तो बंद तो किया नहीं किया, लेकिन वो एक मेरा इंस्पिरेशन तो उनके पास गया कि यार कम से कम वो मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो नशे की चीज़ है, ये भी मतलब इसको
मतलब वो दूर रखती है। एक नेचुरल है कि अपना अपनापन जो है वो बढ़ता है, राष्ट्रीयता की भावना आती है। जहाँ जहाँ नेशनलिज्म होता है वहाँ कि भाई मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, वहाँ जैसे फौजी जाता है तो वो अभी जान देने के लिए तैयार रहता है। ऐसे ही एक स्पोर्ट्समैन में है कि हम बाहर जाते हैं, कम से कम मैं 60-70 बार बाहर गया हूँ, हमारे को इंडिया का वहाँ कोई आदमी मिल जाता है, सारा सब कुछ है, तो हम इतना गले लगा करके उसको भाई अब मेरा गाँव का मिल गया, मेरा भाई मिल गया सारा। तो ये एक भावना होती है ना। ऐसे ही वो सभी जो देशवासियों के लिए है वो एक ऐसा मूवमेंट हो जाता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए कि भाई उसमें ये भावना होती है, नहीं मैं मेरा देश का जज्बा है। तो जब देश से प्यार करता है तो देशवासियों से तो ऑटोमेटिकली है, तो सबसे वो घुल मिल के मतलब रहने की कोशिश करता है। दूसरा है कि स्पोर्ट्समैन को जो हार्ड वर्क करता है, वो जो हार्ड वर्क करता है उनको उसको डर बहुत लगता है किस बात का, लड़ाई झगड़े का, कि यार मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा, मेरा यहाँ टाइम खत्म होगा, या मेरे कहीं उल्टा सीधा लग गया, ठीक है ना, तो मैं कल प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो गलत चीज़ें हैं, जो लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें हैं, वो उनसे अपने आप ही वो उन चीज़ों को इग्नोर करके उनसे दूरी बना करके और दूर रहता है। तो एक ये मैं जो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो कर रहा हूँ। वो डरने का मतलब ये नहीं कि वो भाग के चला गया। अभी कोई आदमी मार ही रहा किसी को, तो मैंने ऐसे भी किया है कि रास्ते हुए चलते हुए जो कोई आदमी था और किसी और को मार रहा है, ठीक है, किसी गरीब को या कमज़ोर को, तो हमने छुड़ाया भी है, और उसको जो बलवान था उसको हमने मारा भी है। लेकिन ये हमेशा वो करता है कि यार ये इन चीज़ों से इनको इग्नोर करो, और इनसे मतलब इनके आसपास ही मत रहो। मैं इसका भी एक एग्जांपल दूंगा। मैं डीआरएम ऑफिस में एक जा रहा था, बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, सारा सब कुछ है, मैंने उनको समझाया, फिर यार आपको तो मैं नहीं भाई साहब, मैं तो ऐसे ही रास्ते चलता हूँ, सारा सब कुछ है। उसको 2-3 दिन बाद मालूम पड़ा यार ये तो इंटरनेशनल बॉक्सर है, वो सारा सब कुछ मेरे पास आए वो, अरे भाई साहब आप तो इतने, तो अपने आप ही चारों ओर हो गया, तो यार वो स्पोर्ट्समैन था, इतना पोलाइट था, सारा सब कुछ है। तो ये पोलाइटनेस आना, ईमानदारी आना, तो ईमानदारी तो है ही आएगा। आप जब वर्कआउट कर रहे हो, जब आपको 2 या 2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटा शाम को ट्रेनिंग करोगे, जब भी आप खेलोगे, अब आप कहते हैं मैंने 2.5 घंटे ट्रेनिंग की, आपने की नहीं है, वो तो आपको ग्राउंड में दिखाई देगा कि आपने की नहीं है। तो जो ईमानदारी हुई, डिसीजन मेकिंग हुई, ठीक है, लीडरशिप हुई, और लीडरशिप होता है कि रोज उसका है। अब स्पोर्ट्स का देखो कितना फायदा है आपको, जॉब है, ग्लैमर है, पैसा है, सब कुछ है, ठीक है। दूसरी बात अभी आजकल चल रहा है वो डिप्रेशन पे। ये डिप्रेशन जो मैं पहले उसका ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका कि ये जो मेंटल जो वीकनेस है ना उसकी वजह से है। अभी जैसे एक मेरे को मालूम नहीं कि उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस उस पर, या थोड़े दिन पहले एक फिल्म एक्टर था, उसने किया। मैं आपको ये बताऊं, अब वो लोग बाग ये कहते हैं कि वो तो बड़ा फिजिकल फिट था, ठीक है, वो बड़ा फिजिकल फिट था, रोज जिम करता था, वो करता था। नो माय डियर, नो 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 नो, वो सिर्फ फिजिकल फिट था। वो मेंटल फिट इसलिए नहीं हुआ कि उसने जो एक्सरसाइजें की हैं, जो उसने बॉडी बनाई है, वो हार जीत वाली नहीं बनाई है। उसने तो सिर्फ कि मेरे को ये बॉडी बना करके वहाँ मेरे को काम लेना है, किसमें, फिल्म में। अब वो जिस समय ट्रेनिंग कर रहा है ना, उसका वहाँ कोई कंपटीटर नहीं है, सिर्फ उसका ट्रेनर है कि भाई आपका ये ट्राइसेप्स, ये बाइसेप्स, या ये बनाना है, तो ये बनी कि नहीं बनी, बस वहाँ तक सीमित है। यदि वहाँ हार जीत वाली बात होती तो आज वो यहाँ होता, जहाँ वहाँ था वहाँ होता। तो वो इसलिए उसका वो मेंटल जो लेवल है वो फिजिकल फिटनेस के लेवल के बराबर नहीं था, इसलिए उसको वो गलत जो भी है उसको करना पड़ा। एक सफलता को डाइजेस्ट करना, ठीक है ना, ये अपना आप ही हो जाता है कि मैं आज डिस्ट्रिक्ट जीता, स्टेट जीता, वो जीता। उसको ये मालूम ही नहीं है कि मैं स्टेट जीते मैं इंटरनेशनल बन गया, ये बन गया, सारा सब कुछ। मेरे को आज भी मालूम नहीं है कि मैं इतना अवार्डी हूँ। मेरे को होता है यार वो गया, मेरे को डीआरएम ऑफिस में याद जाए, कहीं भी मैं जाता हूँ तो अरे यार भाई साहब आप तो ये अवार्डी हो। तो भाई अवार्डी हो तो मैं हवा में थोड़ा तैरूँ, रहना तो मेरे को ग्राउंड पे ही है, जो मेरी लाइफ तो मेरे को जीनी है, ठीक है ना। वो तो फिर वो डिप्रेशन वाली बात हो जाती है। मैं आज किसी से बोलूँगा नहीं, नमस्कार नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, तो मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। रिटर्न में नहीं मिलेगा तो यार मेरे को तो कोई बोल नहीं रहा है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, तो और फिर वो फिजिकल फिटनेस, वो मेंटल लेवल है, वो अपने आप ही वो डाउन हो जाएगा। तो तस्तु अर्थ आदमी को ये जीना सिखाता है स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से
ऊपर जाता है, वहाँ वहाँ पसीना बहाता है, सारा सब कुछ है। इसलिए उसका जो ओवरऑल जो साउंड उसका विकास है वो अपने आप ही हो जाता है। अब दूसरी बात है कि कभी भी स्पोर्ट्समैन स्वार्थी नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि भाई स्पोर्ट्समैन है, गया और उसको 1 रुपया 2 मिला या शील्ड मिली, तो सबसे पहले जा करके वो अपने यार दोस्त, भाई बंदी, माता पिता सबको ले जाके वो उनके सामने दे देगा। ये नहीं कहेगा मैं उसमें मेरे को 2 रुपये मिला तो मैं 1 रुपया दूंगा। वो ये बताएगा नहीं मेरे को 2 रुपये मिले हैं, सारे सब कुछ है, अब आपको क्या करना है करो। तो एक ये उसमें जो भावना है ना वो भी आती है कि तो ये ईमानदारी से जुड़ी हुई है। क्यों कि वो बेईमानी सोचने की कभी वो उसको नहीं तो टाइम मिलता है और न और कुछ है। और बच्चों में आप लोगों को एक चीज़ बहुत गहराई से बताना चाहता हूँ, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में हो चाहे बिजनेस सेक्टर में हो, क्योंकि आप सारे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। तो मैं एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मंत्र है वो मंत्र ये है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके यदि आप अंधे होकर भी हार्ड वर्क करेंगे ना तो ऊपर वाले को मजबूर होना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। ये मैं आप मेरे एग्जाम्पल में कह दूँ, मेरे फादर किसान आदमी थे, मैं जयपुर आया, वो बहुत बड़ी बात थी कि उस ज़माने में हम गांव के होकर के जयपुर में पढ़े, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि चलो रोजी रोटी थी कि भाई कोई अनाज शनाज पैसा हो, किसी के पास भी नहीं होता था। उसमें हम खेल में खेल लिया, मैं अर्जुन अवार्ड के करीब पहुंच गया था, लेकिन क्योंकि मेरे पास में न कोच था, न इक्विपमेंट था, न पार्टनर था, न कोई गाइडर था। पेरेंट्स है वो भाई तू खेल में हमारा नाम कर रहा है, बहुत बढ़िया सारा सब कुछ है, लेकिन उनको भी मालूम नहीं था कि खेल में जॉब भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। मैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये मानता हूँ कि भाई मेरे फादर, मेरे मदर ने कभी मेरे को रोका नहीं। क्यों कि मेरे को नौकरी की बहुत सख्त आवश्यकता थी और उनको ये मालूम था कि खेल में भी नौकरी मिलती है, उनको ये मालूम नहीं था, ठीक है। और उसके उपरांत भी मतलब कभी वो स्कूल में नहीं गए, उसके उपरांत भी वो मेरे को मतलब फीडबैक मतलब वो देते गए। तो मैं करीब अर्जुन अवार्ड के करीब पहुंच गया था। यदि 1 साल और खेलता तो मेरे को नेक्स्ट ईयर अर्जुन अवार्ड मिलने वाला था। एक सडनली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसी समय यदि मेरा कोई अच्छा कोच होता या कोई गाइडर होता तो मैं बहुत आगे तक जाता, वहाँ जो जहाँ गया उससे बियॉन्ड जाता और मेरे को अर्जुन अवार्ड मिलता। मैं उसको छोड़ करके फिर मैं NIS करियर कोचिंग लाइन में हो गया। उस समय मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं यार आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि अपने खेल को छोड़ दिया, ये कर दिया सारा सब कुछ। वो चीज़ फिर मैंने कोचिंग में लगाई। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मेरे को अवार्ड लेना है, नहीं करे। वो अवार्ड जो खेलता था वो खेल का तो महाराणा प्रताप एक एज ए बॉक्सर मिला मेरे को। लेकिन उसके बाद में जब मैं कोचिंग में आया तो मैं कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, जब तो ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था, पहला अवार्ड जो मिला वो बॉक्सिंग से स्टार्ट हुआ था, गुरु जो द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो वो जो मेरे को बाद में धीरे धीरे जब वो ये अवार्ड जो मेरे को मिला, उसके 1 साल पहले थोड़ा मेरे को ये लगा, 1 साल पहले सिर्फ कि यार मेरे को लोग कहने लगे यार ये तो आप इसके लिए डिजर्व करते थे, वो जो आपके जूनियर है उनको मिल गया, वो मिल गया, मैं कभी फार्म नहीं भरा, वो नहीं भरा। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हार्ड वर्क वाली बात, ज़िंदगी भर हार्ड वर्क किया, सारा सब कुछ किया, ऊपर वाले को मजबूर होना पड़ा और घर में बैठ करके वो ये अवार्ड पहुँचाया। साथ में 1 नहीं 2, एक गुरु वशिष्ठ अवार्ड और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इसलिए मैं कहता हूँ बेटा कि जो बहुत मेहनत है, कठिन जो हार्ड वर्क है, वो उसका कहीं भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि भाई उसका साइड में कोई खड़ा करते हैं कि भाई नहीं मेरे बोलने से कुछ हो जाएगा या ये करने से हो जाएगा। हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। यदि आपने हार्ड वर्क चाहे खेल में किया हो, चाहे पढ़ाई में किया हो, चाहे और किसी में किया हो। ये मैं आपको उदाहरण दूंगा। मेरे जो 2 स्टूडेंट है, एक तो MC मेरी कॉम। अब आप MC मेरी कॉम को तो मैं एक आपको इतना ही बताऊंगा कि उसको मणिपुर जाने के लिए हमने 200 रुपये दिए हैं। मणिपुर मतलब दिल्ली से मणिपुर जाने के लिए 200 रुपये हमने उसको दिए कि भाई तू चल जाके आ जा। मतलब इसका मतलब उसके बाद 200 रुपये भी नहीं थे। और आज वो राज्यसभा की मेंबर है,
पैसों का उसके पास अंबार लगा पड़ा है। लोगों को उसमें तांता लगा पड़ा है कि आज हमारे चीफ गेस्ट हो, हमारे चीफ गेस्ट हो, कोई 10 लाख देता है, कोई 15 लाख देता है, ठीक है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका 8 बार उसका जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है, जो 6 उसके गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। अभी तक का सबसे जो बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। पहले 7 थे, अभी उसके 8 हो गए। तो 8 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लाना एक सपना भी नहीं हो सकता, लेकिन उसने किया। जो लड़की इतनी गरीब थी वो, और वो आज वो वहाँ। लेकिन एक चीज़ आपको और बताऊं कि वो आज भी धरती पे है, आज भी धरती पे है। एक बार उसका यहाँ टेलीफोन आया मेरे पास में, 3-4 साल पहले की बात है। मैं आया तो को साहब कहे में थोड़ा जल्दी आ जाओ। तो उसने ये सुन लिया कि को साहब ने मेरे को मैडम बोल दिया। तो उसका दोबारा टेलीफोन आया मेरे पास में कि को साहब आपने मेरे को मैडम कैसे बोला। मैंने कहा नहीं, मेरी आपको तो मैंने वो कोई मैडम नहीं बोला, मैं तो मेरी बोला। नहीं सर मैंने वो, अरे भाई नहीं बोला मैंने जाके। तो मतलब आज भी वो इतना रिस्पेक्ट करती है, और आज इस रिस्पेक्ट करती है और अपनी ज़मीन पे है, इसलिए वो आज सबसे ऊपर है। तो इसलिए आप हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि मैं मेरा मुकाम बनाऊं, और मैं कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां मेरी खुद की पहचान हो, मेरे माँ बाप को मेरे पे गर्व हो। तो ऐसा मुकाम सभी को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करेंगे और कठिन मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई होगी नहीं, वो आपको मिलेगी। तो अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मेहनत करते रहो, अपने माता पिता, अपने गुरुजन और अपने बड़े बूढ़ों का सबका सम्मान करो। कहीं भी आपको दिखे तो कोई भी आसपास में गंदगी दिखे, उसको उठा के डस्टबिन में डाल लें। तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो, नहीं वो आप ये राष्ट्रीयता की भावना अपने आप आएगी। सारा ही सब कुछ, कोई गंदगी फैला रहा है उसको अब्यूजिंग न करते हुए उसको प्यार से समझाओ कि अंकल नहीं, ये ऐसा ठीक नहीं है। यदि आप जोर से बोलोगे तो अंकल तो फिर वो आपको मालूम है, क्योंकि वो पहले गलत काम कर रहे हैं, दूसरा गलत काम और करेंगे, ठीक है। वो आपको डांटना नहीं करना, तो प्यार से बोलो नहीं अंकल ये मेरे को दे दो, मैं उसमें डाल दूंगा। वो नेक्स्ट टाइम आप उस अंकल को देखना, वो बिल्कुल सही जाएगा, अपनी जगह सही जाएगा। कोई भी हो, कहीं हो तो कहीं अपने आसपास या कहीं जाते हो, रोड पे जाते हो, सफाई का ध्यान रखो। जीव जंतु हैं सारे, सब कुछ है। अभी लॉकडाउन में सबको मालूम पड़ गया, कोई भी कुत्ते बिल्लियाँ ये है, घर में एक आधी रोटी सबके ज़्यादा बनती है, गाय को दी या बिल्ली को दी, सारा सब कुछ दिया, बहुत संतुष्ट, बहुत सुकून मिलता है जीवन में सारा सब कुछ ये करने को, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और अपनी जो लक्ष्य है उस पर आप अपनी मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बातें बताने का मेरे पास में बहुत कुछ है, और अब मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे से कुछ पूछे तो मैं उस बात का जब मैं आप लोगों को जवाब दूँ तो वो अच्छा बेटर रहेगा। और मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, जब भी मैंने बताया आपको, उसी चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठाओ, और जो मेरे से पूछेगा तो मैं सोचूंगा भाई इस लड़के में कॉन्फिडेंस है, कम से कम मैं बोला तो इसके जीवन में कुछ आया। सही गलत कुछ भी नहीं होता। कोई कहता ना कि भाई अच्छा कौन है, अच्छा वो जो काम करेगा, जो घर में बैठ के रोटी खाएगा सोएगा, वो उसके ऊपर तो कोई लांछन ही नहीं है, वो तो रोटी खा रहा है, सो रहा, सारा सब कुछ। तो अंगुली भी उसमें उड़ती है जो आदमी काम करेगा। तो इसलिए आप कुछ भी जो है अपना जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन वगैरह है, उसमें पूछो। वो आपको अपने साथ वाले ये भी बोलेंगे नहीं 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 ये तूने क्या पूछ लिया, नहीं 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 ये कॉन्फिडेंस है। आप जो भी अच्छा या बुरा जो कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं वो मेरे से पूछो। वो मैडम का कांटेक्ट नहीं है, वो आता है उसमें। इसमें मैडम से बात कर लो, वो बच्चों को बोल देंगे, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू रखता तो ठीक था।
पूछ लो मैडम को भाई, वो कंटिन्यू रखना है या कोई बच्चे पूछेंगे तो अच्छा लगा, बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ये सारा सब कुछ। अभी तो किसी बच्चे ने पूछा नहीं है, आपस में हेजिटेट करें, शर्माओ मत बेटे, ये अभी पूछोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर अपने दोस्त को जाके ये बोलोगे जो साथ में बैठा ना, ये पूछ लिया तो भाई मैंने तो पूछा है, आपने तो पूछा भी नहीं हो। ठीक है, एक आया तो है क्या, हाउ कैन वी चेंज दी माइंड सेट ऑफ पेरेंट्स हु आर नॉट इनक्रीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया जो क्वेश्चन है वो पूछा कि अपने माता पिता का जो माइंड सेट है वो आप कैसे उनको कहेंगे आपको उसमें भेजें। देखो अभी तो जब हम खेलते थे तो टीवी पे भी सिर्फ एक क्रिकेट आता था, उसके अलावा कुछ नहीं आता था। तो आप अपने जब, और ये निश्चित बात है कि कोई भी घर के अंदर जब ये गेम आते हैं तो वो देखते ही देखते हैं, तो थोड़ा तो उनको ये बोलो कि मम्मी पापा को, मम्मी पापा आप इसको आप क्यों देख रहे हैं, ठीक है ना। अब आप इसको देख रहे हैं, ये द्रविड़ खेल रहा है या सचिन खेल रहा है या सागर खेल रहा है, तो यदि इसकी जगह मैं खेलूँ तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। फिर उनको ये समझाओ कि आप प्रोफेशनल हिसाब से जाना चाहते हैं या अपनी हॉबी के अनुसार कि भी फिजिकल फिटनेस के लिए। तो उसमें एक ये चीज़ बताओ उनको कि ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं, जब मेरा बेटा है वो बॉक्सिंग करना चाहता था और मैं उसको बॉक्सिंग नहीं करना चाहता था। अब मैं बिल्कुल ये, जब मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कोच हूँ, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हूँ, नेशनल चैंपियन हूँ, वो अपने बेटे को खुद के गेम में, डॉक्टर तो डॉक्टर बनाना चाहेगा, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहेगा, लेकिन मैं अपने बेटे को बॉक्सर नहीं बनाना चाहता था। अब वो विजेंदर जो ओलंपिक में मेडल लेके आया, वो मेरे घर में 4 साल तक रह के गया। तो मेरा बेटा बोलता है कि पापा मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ और मेरे को बॉक्सिंग करने दो। मैं उसको 2-3 बार नेशनल चैंपियनशिप में ऐसे ही लेके गया टीमों के साथ में कि यार देखेगा कि मौका लगता है, ये डर जाएगा। वो कुछ भी नहीं डरा। और वो जो साथ के जो लड़के थे दूसरों, क्योंकि वो मेरा बेटा होने की वजह से सब उसको मतलब साथ रखते थे, तो वो बोलते थे नहीं भैया आप ऐसा नहीं, ऐसा खेलो, इसलिए आपके मार लगी। मेरे को वो जो मेरे जो स्टूडेंट थे वो बोलते थे कि कोच साहब घर में आपके इतना बढ़िया लड़का है, वो बॉक्सिंग करना चाहता है और आप ये मतलब बॉक्सिंग इसको करा नहीं रहे। जब जाके मैंने उसको बॉक्सिंग स्टार्ट करवाई, तो किसने किया मेरे को कंपाइल, मेरे बेटे ने किया। तो आप अपने घर पे अपने माँ बाप को बिल्कुल प्यार समझो कि मम्मी कोई बात नहीं है, मैं या पापा कोई बात नहीं है, मैं मेरी जो स्टडी है ना, आप स्टडी में क्या चाहते हैं कि मैं आज भाई आपने 10th पास कर ली, आपके 70% है, मैं अगले साल आपको 11th में 72% ला के दिखाऊंगा, लेकिन मेरे को खेल खेलने दो। मेरे विचार में कोई भी पेरेंट्स या कोई भी आपका गार्जियन जो है वो मना नहीं करेगा। तो आप उनको प्यार से, ये नहीं करो नहीं वो खेल रहा है मैं नहीं खेलूंगा, वो निकला। उसमें क्या होता है, ये आजकल जो शॉर्ट टेम्पर है ना वो ज़्यादा होने लगा। टॉलरेशन पावर, जो मैं आपको ये चीज़ बताते हैं कि खेल के अंदर जो टॉलरेशन पावर है ना, वो इतना बढ़ता है कि सहन शक्ति इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि वही हार जीत वाली बात आ जाती है। तो ये चीज़ें है ना, आप अपने माँ बाप को या अपने बड़े भाई को या बहन को समझो कि, क्योंकि वो अल्टीमेटली सबके एक ही रोग है परसेंटेज का। तो आप कह दो कि इस साल जो मेरी परसेंटेज आई उससे आपसे हाई मिलेगी, लेकिन मेरे को खेलने दो। मेरे विचार में कोई भी पेरेंट्स या कोई भी गार्जियन मना नहीं करेगा। नेक्स्ट, आजकल के बच्चे खेलों के हो गया, हाउ आई बैलेंस अवर टाइम इन दी बिटवीन अवर स्टडीज। हाँ चलो, मैं इस क्वेश्चन का पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन अभी मैं आपको पहले बता भी चुका, लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ। भाई आप देखो, आप स्टूडेंट हो, 7 घंटे तो आप अपनी जो है नींद है, यदि आप नींद पूरी नहीं करोगे ना, तो न तो आपकी फिजिकल ठीक रहेगी, न आपकी मेंटल ठीक रहेगी, और ना आप पढ़ पाओगे ना आप खेल पाओगे। तो कम से कम बता दो, कम से कम आप 7 घंटा तो वो ले लो, ठीक है। नहाना धोना खाना ये करना आपका 3 घंटे उसमें हो गया, 10 घंटे तो ये हो गए, ठीक है। और 8 घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई, 8 घंटे 18 घंटे हो गए। और उसके बाद में आप जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद में आप जैसे रिवीजन करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो यार 2 घंटे मान लो, 3 घंटे मान लो, उसके बाद में भी 3 घंटे और बचते हैं, 18 4 ले लो, 18 और 4 22 आवर्स हो गए, फिर भी आपके पास 2 घंटे बचते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने स्कूल टॉप की है, और स्कूल टॉप उस समय की है जब मैं नेशनल कबड्डी खेलने गया था, और कैंप में भी रहा हूँ मैं 25 दिन तक,
और साइंस का स्टूडेंट था, तो बेटे इसको आप बिल्कुल भी मैनेज कर सकते हो। और यदि आप रोज़ 10 या 12 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद में भी आप कुछ मतलब आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती, तो मेरे विचार में तो कभी भी नहीं हो सकती। यदि 10-12 घंटा आप स्कूल समेत पढ़ते हैं, 8 घंटे, मैं 8 घंटे दे रहा हूँ स्कूल में, 8 घंटे पढ़ाई दी होती, उसके अलावा भी फिर 4 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो टाइम आप घर में टीवी पे, यदि आपको चलो और भी टाइम चाहिए, टीवी पे देख लो आप, या अपने यार दोस्तों के साथ में गले में हाथ डाल करके इधर उधर रहो, आप इधर घूम के आ गए 1 घंटा या 1.5 घंटा, उसमें आप इन्वेस्ट करके आ गए या वेस्ट करके आ गए, वो टाइम आप इसमें काम ले सकते हैं। मतलब ये तो कोई मैटर ही नहीं है कि भाई आपके पास टाइम नहीं है, इस टाइम ही टाइम है। सुबह 1 घंटा निकालो, सुबह